हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो कल की वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार मिला जो कि ओंटारियो पीएनपी के बारे में था। और मुझे काफ़ी मैसेज भी आए, कमेंट्स भी आए कि आप जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में भी ओंटारियो में कैसे पीआर लेनी है वो बताओ। मतलब पीएनपी कैसे ले सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। वैसे तो उस वाली वीडियो में भी उनके लिए था प्रोग्राम, जो एक तो फेडरल स्किल्ड वर्कर के बारे में हमने बात करी थी और दूसरी हमने बात करी थी सीईसी के बारे में, जो कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास था। वो उसके अंडर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बट चलो, उसके अलावा भी हमारे पास और प्रोग्राम है, जैसे मैं उस वीडियो में भी बता रही थी। उसके अलावा भी एक दो प्रोग्राम ऐसे हैं ओंटारियो में जिसके अंडर इंटरनेशनल, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th करी है, चाहे बैचलर्स करी है, डज नॉट मैटर, वो इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। चलो जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ओंटारियो में पीएनपी लेना फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है, जो कि बेसिक और ऑब्वियस है, आपकी स्टडी ओंटारियो से हुई होनी चाहिए टू इन ऑर्डर टू गेट अ पीएनपी इन ओंटारियो। ठीक है, तो स्टडी की पहली ये रिक्वायरमेंट है। और दूसरी स्टडी की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो डिप्लोमा है वो 2 साल का होना चाहिए। आपकी जो 50% स्टडी है वो इनसाइड कनाडा हुई होनी चाहिए, क्योंकि कोविड के टाइम पे कई लोगों ने इंडिया से या आउटसाइड कनाडा से अपनी स्टडी जो है ऑनलाइन करी थी। बट ओंटारियो पीएनपी के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे कि अगर आपकी 50% ऑफ द स्टडी अगर कनाडा में हुई है तभी। तो पहली बात तो ये स्टडी की आपको पता चल गई कि आपकी स्टडी ओंटारियो में हुई होनी चाहिए। और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी जो है 50% जो स्टडी, हाफ ऑफ द स्टडी है वो ओंटारियो में मतलब कनाडा में हुई होनी चाहिए फिजिकली इन क्लासेस। ठीक है, अब बात करते हैं जॉब रिक्वायरमेंट्स की। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है इन ऑर्डर टू गेट अ पीएनपी इन ओंटारियो। ठीक है, जॉब रिक्वायरमेंट सेम जो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। आपकी जो जॉब है वो नॉक कोड OAB में होनी चाहिए, जो कि अब टीयर 0, 1, 2, 3 में होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हो। और जो आपकी जॉब है वो परमानेंट फुल टाइम जॉब होनी चाहिए, उसकी कोई एंड डेट नहीं होनी चाहिए उसमें। और जो आपकी जो पोजीशन है या फिर आपकी जो जॉब है, उस पोजीशन की आपके एम्प्लॉयर को नीड होनी चाहिए, मतलब इमीडिएट नीड होनी चाहिए आपकी पोजीशन की। देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। डरने की इसमें कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि लेट्स से अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी आप एज ए सुपरवाइजर काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उनको जरूरत है आपकी, तभी तो उन्होंने आपको हायर किया है। तो उसमें ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वो पेपर भी मिल जाता है कि दे नीड यू, तो उनका काम मतलब आपके बिना नहीं चलेगा। दैट्स ऑल, कुछ ऐसे अब कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ लिखने वाली बातें होती हैं, ये बड़ी बड़ी लगती हैं बट इतनी कोई बात बड़ी नहीं होती, सिंपल बात होती है ये। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज है, आपकी जो सैलरी है वो लो वेज लेवल से ऊपर होनी चाहिए। अब यहाँ पे मिनिमम वेज वैसे ओंटारियो की सबको पता है कि 15 समथिंग है, बट इस केस में आपको 15 समथिंग की आपकी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, आपकी पोजीशन 20 और अबव होनी चाहिए, $20 पर आवर। उससे ज्यादा होनी चाहिए, या $20 होनी चाहिए, उससे ज्यादा या $20। ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम होती है तो आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो। ठीक है, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं आज शेयर नहीं करूंगी कि कैसे कर सकते हो, वो कभी और किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे। आज मेनली इसकी रिक्वायरमेंट्स OPNP ओंटारियो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में ही बात करेंगे, जो स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जिन्होंने 12th करी हुई है, चाहे डिग्री भी करी हुई है, वो भी एलिजिबल हैं इसमें। ठीक है, जो भी हम बात करेंगे, तो ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स जो एम्प्लॉयर की है। और एक और बात जो आपकी तरफ से होनी चाहिए, अगर आपकी जॉब कुछ ऐसी है जिसमें आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल नर्स है, जैसे उनको लाइसेंस चाहिए होता है मतलब काम करने के लिए, जहाँ कुछ और अगर फूड रेस्टोरेंट में मैनेजर हो तो आपको फूड हैंडलर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मतलब अगर कोई भी पोजीशन, आप ऐसी पोजीशन पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपका कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड है, तो वो लाइसेंस आपके पास वैलिड होना चाहिए जब आप अप्लाई करोगे अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ओंटारियो पीएनपी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आपने स्टडी करी है तो।
उसके बाद लास्ट प्रोग्राम के जैसे इसमें भी आपको इंटेंट टू लिव इन ओंटारियो शो करना पड़ता है कि आपको ओंटारियो की गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ता है कि अगर आपको पीआर मिल जाती है तो आप ओंटारियो में ही रहोगे, किसी और प्रोविंस में मूव नहीं होगे। वो आप कैसे शो कर सकते हो कि आप जहां पे अगर ओंटारियो में काम कर रहे हो, जो काम किया है, उससे बेसिकली आपको जो आपके टाइज हैं, स्ट्रॉन्ग टाइज ओंटारियो के साथ, वो शो करने हैं। अगर आप कहीं और रहते हो, जैसे अगर मूव कर रहे हो तो आपने कोई लीज पे कोई जगह ले रखी होगी रहने के लिए, या कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो ओंटारियो में, वो शो कर सकते हो। आप कोई वॉलंटियर काम कर रहे हो जो किया हुआ है, वो शो कर सकते हो। स्टडी ओंटारियो में कर रहे हो जो करी हुई है, वो शो कर सकते हो। आपको कोई फैमिली मेंबर, जो कोई फ्रेंड्स जिसको आप विजिट करते थे जहाँ वो रहते हैं यहाँ पे, उनका शो कर सकते हो। तो ये सारी चीजों को शो करते हुए आपने अपने ओंटारियोज के साथ टाइज शो करने हैं, इंटेंट टू लिव इन ओंटारियो की जगह पे। तो बस ये एक शो करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आपका लीगल स्टेटस होना चाहिए। ऑब्वियसली वो सबको वैसे तो पता रहता है, बट इट वाज जस्ट एन रिक्वायरमेंट, तो मैंने मेंशन करी। आपकी जो स्टेटस है, जब आप अप्लाई करोगे पीएनपी के लिए, तब आपका स्टेटस जो है कनाडा में वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका जब आपकी स्टडी खत्म होती है, लेट्स से अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2023 चल रहा है, कईयों की स्टडी दिसंबर में खत्म हुई होगी 2022 में। लेट्स से अगर आपकी दिसंबर 2022 में स्टडी खत्म हुई है, तो दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको ये इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। जब आपके 2 साल निकल गए उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे इस प्रोग्राम के लिए। सो मेक श्योर यू अप्लाई विद इन दैट अमाउंट ऑफ पीरियड। 2 साल के अंदर अंदर ही आप अप्लाई कर लो इस प्रोग्राम के अंडर। तो ये कुछ बातें थी आपकी मतलब जॉब के रिलेटेड और आपकी स्टडीज के रिलेटेड। अब बात करते हैं कि जहां पे आप जॉब करोगे, जहां कर रहे हो, उस एम्प्लॉयर की भी एक कुछ अच्छी सी रिक्वायरमेंट होती है पीएनपी ओंटारियो के लिए। वो रिक्वायरमेंट आपका एम्प्लॉयर फुलफिल करता हुआ होना चाहिए, तभी आप, कई बार ऐसे होता है कि आपकी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी जॉब भी ठीक है, आपका सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, नॉक कोड में आपकी जॉब मिली हुई है, स्टडी भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसके अकॉर्डिंगली आपने सब किया हुआ है। अब बात आती है आपके एम्प्लॉयर की भी इसमें बहुत मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो एम्प्लॉयर को फुलफिल करता हुआ होना चाहिए, तब भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो वो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि नंबर 1 तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसका बिजनेस जो है पिछले 3 साल से रनिंग होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर रनिंग बिजनेस होना चाहिए पिछले 3 साल से। और उसका जो रेवेन्यू है वो इंपॉर्टेंट चीज है, उसका जो रेवेन्यू है 1 साल का $1 मिलियन रेवेन्यू होना चाहिए। अगर उनका बिजनेस जीटीए में है, ग्रेटर टोरंटो एरिया में आता है अगर बिजनेस, तो उनका जो रेवेन्यू है वो $1 मिलियन होना चाहिए। और जीटीए में कौन कौन सी जगह आती है, एक तो टोरंटो रीजन आता है, ठीक है, टोरंटो रीजन आता है, यॉर्क रीजन आता है। टोरंटो में बेसिकली सिटी ऑफ टोरंटो आती है, और यॉर्क रीजन में नॉर्थ यॉर्क वगैरह, यॉर्क सिटी वगैरह बहुत सारी और सिटीज आती हैं। और पील रीजन आता है, पील जैसे कि पील रीजन बोलते हैं ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ये सारी जगह को पील रीजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आता है धर्म रीजन स्कारब्रो के आगे जाके आता है ईस्ट में, तो उसको वो उस जीटीए में इंक्लूड है। और हॉल्टन रीजन, तो ये 5 रीजन है जिसमें आपका अगर एम्प्लॉयर, अगर आप इन 5 जगहों में काम करते हो किसी एम्प्लॉयर के साथ, तो उनका जो 1 ईयर का रेवेन्यू है वो $1 मिलियन होना चाहिए, तभी आप पीएनपी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर वो जीटीए के, अगर आपको लगता है कि आप जीटीए के बाहर हो, आपका जो आपका एम्प्लॉयर है वो जीटीए में नहीं है, जीटीए के बाहर है, तो आपका जो है एम्प्लॉयर का रेवेन्यू $500,000 होना चाहिए, $5 लाख पर ईयर उनका रेवेन्यू होना चाहिए। और उनका जो है 2-3 रिक्वायरमेंट और है, सेम थिंग, बाकी सारी चीजें सेम है। और उसमें दोनों में बिजनेस जो है 3 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। और जो है इसमें जीटीए के अंदर है तो $1 मिलियन रेवेन्यू होना चाहिए, जीटीए के बाहर है तो $5 लाख का रेवेन्यू होना चाहिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब मान लो कि आपने सोचा कि मेरा जीटीए में है एम्प्लॉयर और यस ही इज मेकिंग मोर देन $1 मिलियन अ ईयर, $1 मिलियन का रेवेन्यू उनका है। अब एक और रिक्वायरमेंट है कि आपके एम्प्लॉयर के पास अगर जीटीए के अंदर है,
अगर जीटीए के अंदर है तो आपके एम्प्लॉयर के पास जो है 5 लोग ऐसे होने चाहिए जो कनेडियन सिटीजन हो, जहां तो वो परमानेंट रेजिडेंस हो कनाडा के, ठीक है। तो 5 वर्कर, फुल टाइम वर्कर होने चाहिए, और वो जा तो पीआर होने चाहिए या सिटीजन होने चाहिए, देन यू आर ओनली एलिजिबल। और अगर दूसरी तरफ बात करें कि आउटसाइड जीटीए में है तो उसमें 3 होने चाहिए, 3 वर्कर, फुल टाइम वर्कर ऐसे होने चाहिए जो तो परमानेंट रेजिडेंस होने चाहिए या कनेडियन सिटीजन होने चाहिए। और बस ये 2-3 चीजें आपकी एम्प्लॉयर की साइड से थी। और एक एम्प्लॉयर फॉर्म होता है, जब आप अप्लाई करते हो तो एम्प्लॉयर फॉर्म आपको आपके एम्प्लॉयर से फिल करवाना पड़ता है। उसमें बेसिक चीजें होती हैं, वो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से ही भरना पड़ता है। तो वो एक फॉर्म आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं, जो पीएनपी ओंटारियो की होती है वो पॉइंट सिस्टम पे वर्क करती है। तो पॉइंट आपके कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स आपको सबको पता है कि मेनली जॉब, लैंग्वेज, स्टडी, और जो है आपके कोई ब्लड रिलेशन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो आपके पॉइंट है बनते हैं। इसमें भी वो चीज़ें मैटर करती है, बट इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें। और इसमें पॉइंट ऐसे नहीं होता है कि जैसे एक्सप्रेस एंट्री में होता है कि 400 चाहिए या 300 चाहिए, इसमें कम पॉइंट चाहिए होते हैं। तो इसमें इसलिए बनते भी मतलब कम है, तो वो बड़ी बात नहीं होती, बन जाते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो तो आपके पॉइंट बन जाते हैं। आप एक बार आपको बना के देख लेने चाहिए होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगी कि आप अपने पॉइंट्स कैसे चेक कर सकते हो, तो उस पर जाके प्लीज अपने पॉइंट्स पहले चेक कर लीजिए। और पहले हम स्कोरिंग की अगर बात करें, अगर आपकी जो जॉब है वो, अगर पहले सबसे पहले हम जॉब की बात कर लेते हैं। अगर आपकी जो जॉब है वो नॉक 023 में आती है तो आपको जो है 10 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जैसे आपको पता है कि एक्सप्रेस एंट्री में आपकी वेज मैटर नहीं करती, यहाँ पे आपकी वेज मैटर करती है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी वेज जो है वो $20 या उससे अप होनी चाहिए। एक तो वो तो बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट ही है। अगर $20 से आपकी जॉब नीचे है तो आप इस प्रोग्राम के अंडर क्वालिफाई नहीं करते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट मतलब $20 से ऊपर है, और तो इसमें पॉइंट्स भी मिलते हैं। अगर $20 के नीचे है तो 0 पॉइंट मिलते हैं। अगर $20 से लेकर $25 के बीच में है आपकी जो पर आवर पोजीशन है आपकी, तब आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। वो भी इतने ज्यादा नहीं है, बट स्टिल 5 इज बेटर देन 0। तो $25 से लेके $30 के बीच में होते हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। तो जैसे जैसे आपकी जो पर आवरली वेज है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी जो पीएनपी के पॉइंट्स हैं, ये एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स नहीं है, ये पीएनपी के पॉइंट्स है, तो ये आपके जो पॉइंट्स हैं फिर बढ़ते रहते हैं। और जब आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब आपने अपनी पीएनपी डालनी है, अगर उस टाइम पे आपका वैलिड स्टेटस है, वैलिड वर्क परमिट या स्टडी परमिट जो भी है वैलिड है, तो आपके उसके भी आपको जो है 10 पॉइंट मिलते हैं जी। इसलिए मैं बोल रही हूँ इसमें पॉइंट्स बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। अब आगे आगे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगी कि आपके कैसे पॉइंट और बन सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, पीएनपी लेने के लिए। और अगर तो आपको आपके एम्प्लॉयर के साथ 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं काम करते हुए, तो आपको 3 पॉइंट उसके भी मिलते हैं। अगर 6 महीने से कम हुए तो फिर आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता। अगर 6 महीने या उससे ज्यादा हुए हैं तो आपको जो है 3 पॉइंट उसके मिलते हैं। और अगर आपकी लास्ट ईयर में अगर जो नोटिस ऑफ असेसमेंट आता है जब हम टैक्स फाइल करते हैं, अगर सीआरए की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नोटिस ऑफ असेसमेंट पे आपकी जो लास्ट ईयर की सैलरी है वो 40K पर ईयर से ज्यादा है या 40K है, तब आपको 3 पॉइंट उसके भी मिलते हैं। अगर 40K से कम है तो आपको 0 पॉइंट मिलता है। और अगर आपके पास कोई कॉलेज डिप्लोमा है तो उसके आपको 5 पॉइंट उसके भी मिलते हैं। अगर आपके पास बैचलर्स है तो आपको 6 पॉइंट मिलते हैं। अगर मास्टर्स करी है तो 8 पॉइंट मिलते हैं। और अगर आपने पीएचडी वगैरह करी हुई है तो उसके आपको 10 पॉइंट मिलते हैं पीएनपी की तरफ। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, डिप्लोमा तो ये इसके तो पॉइंट हो गए। अब इसके अंडर भी, फील्ड के अंडर भी, आप किस फील्ड में या किस कैटेगरी में आपने स्टडी करी है उसके पॉइंट्स अलग से मिलते हैं। लेट्स से अगर आपने कोई इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट या पीएचडी वगैरह या कुछ ऐसा मतलब टेक्निकल कंप्यूटर साइंस वगैरह डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके आपको 12 पॉइंट मिलते हैं।
तो अगर आपने बिजनेस मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या लीगल एंटिटीज या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऐसे किसी चीज में डिप्लोमा किया है तो उसके आपको 6 पॉइंट मिलते हैं, तो हाफ हो जाते हैं। और अगर वहीं पे हम बात करें आर्ट्स वगैरह की, अगर आपने आर्ट्स वगैरह में कोर्स किया है, सोशल वर्क वगैरह में कोर्स किया है, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीजें और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आपको 0 पॉइंट मिलता है। आई नो इट्स सैड बट दिस इज द ट्रुथ बाय रिक्वायरमेंट बाय द ओंटारियो प्रोविंस। तो उसके आपको जो है 0 पॉइंट मिलते हैं। तो अगर अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है तो उसको 1 कैनेडियन क्रेडेंशियल बोलते हैं, उसके आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने 2 साल का मतलब 2 बार स्टडी करी है, 2 क्रेडेंशियल है आपके पास, 2 कैनेडियन क्रेडेंशियल है, तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं उसके भी। और ये तो सबको ही पता है कि आइल्स भी करनी पड़ती है। अब आइल्स की बात कर लेते हैं। आइल्स के भी अगर आपके पास अच्छे बैंड है, द मोर बैंड्स, वो तो हर किसी में रिक्वायरमेंट्स है, द मोर बैंड्स यू गेट द मोर पॉइंट्स यू गेट। पीएनपी में भी ऐसा ही है, जितने ज्यादा आपके बैंड आएंगे उतने ज्यादा आपको जो है इसमें स्कोर मिलेगा। अगर आपकी CLB 7 है तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं, अगर CLB 8 है तो 6 पॉइंट, अगर CLB 9 और हायर है तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। और यहाँ पे बहुत और मतलब आपने देखा होगा कि इसमें जो है PNP में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें जितनी ज़्यादा डेप्थ में जा जाके पॉइंट्स मिलते हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी। अभी यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अगर आपने नॉर्दर्न ओंटारियो में काम किया है तो उसके भी आपको पॉइंट मिलते हैं। नॉर्दर्न ओंटारियो में काम किया है या नॉर्दर्न ओंटारियो में स्टडी करी है, पॉइंट सेम मिलते हैं बट पॉइंट जो है डबल हो जाते हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट कि लाइक वर्क और स्टडी के एक ही पॉइंट है, इट्स जस्ट लेट्स से अगर आप नॉर्दर्न ओंटारियो में आपने स्टडी करी है या नॉर्दर्न ओंटारियो में काम भी करा है तो स्टडी के 10 पॉइंट अलग मिलेंगे और काम करने के नॉर्दर्न ओंटारियो में 10 पॉइंट अलग से मिलेंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही सैड जो मुझे लगा चीज, अगर आपने टोरंटो में स्टडी करी है जो कि सबको इतनी बड़ी सिटी है टोरंटो, और हर कोई टोरंटो में रहना पसंद करता है, टोरंटो में अगर आपने काम किया है या टोरंटो में आपको स्टडी करी है तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता है, 0 पॉइंट मिलता है। अगर आपका कॉलेज टोरंटो में आता है, जहाँ आपका काम टोरंटो में आता है, एम्प्लॉयर टोरंटो में है, तो आपको 0 पॉइंट मिलता है स्टडी का भी और 0 पॉइंट मिलता है आपको काम का भी। बाकी के जो मिलेंगे वो तो मिलेंगे, इट्स जस्ट अ पार्ट। ओंटारियो के पार्ट्स में कहाँ पे काम किया है उसके भी पॉइंट्स होते हैं, तो पार्ट्स वाली साइड में अगर आपने टोरंटो में करा तो आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। और अगर आपने आउटसाइड GTA काम किया है कहीं पे, आउटसाइड GTA के कोई भी सिटी हो सकती है, मिल्टन, कैम्ब्रिज, किचनर, लंदन, जिस साइड हम रहते हैं, तो इन साइड्स में ये आउटसाइड GTA में आता है। अगर इन साइड में आपने काम किया है और इन साइड में आपने स्टडी करी है तो आपको 8 पॉइंट मिलते हैं काम के। और अगर लेट्स से काम कहीं और कर रहे हो अभी बट स्टडी आपने इन एरियाज में करी है तो आपको 8 पॉइंट स्टडी के मिल जाते हैं। अगर स्टडी कहीं और करी है तो पॉइंट उस हिसाब से मिल जाएंगे, काम के पॉइंट उस हिसाब से मिल जाएंगे जिस भी पार्ट में आप काम कर रहे हो ओंटारियो में। और अब बात करते हैं अगर GTA में काम किया है और टोरंटो में नहीं किया बट GTA में किया है। टोरंटो वैसे GTA में आता है बट टोरंटो को इसमें एक्सक्लूड करते हैं। अगर आपने GTA में एक्सेप्ट टोरंटो कहीं और काम किया है, लेट्स से ब्रैम्पटन, मिसिसागा और नॉर्थ यॉर्क, ये वो सारी जगह, मार्कम, वॉन और धर्म, स्कारब्रो वगैरह, ये सारी जगह पे आपने काम किया है, तब आपको 3 पॉइंट उसके मिलते हैं। तो फायदा वही उसी में ही है जिन्होंने नॉर्दर्न ओंटारियो में, जहाँ फिर हमारे इस साइड मतलब जो आउटसाइड GTA जिन्होंने काम किया, 10 से 8 पॉइंट उनको मिल जाते हैं, मैक्सिमम 10 पॉइंट। बस ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी और आपके एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स मैंने बता दी, पॉइंट्स कैसे आपने गेन करने हैं वो भी बता दिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता। जब आपको लगता है आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, सब कुछ आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते हो, आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना होता है, उसमें पॉइंट जनरेट होते हैं आपके PNP के। फिर उसके बाद सेम कट ऑफ निकलता है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, आपको इन्विटेशन आता है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर योर PNP। तो फिर आप PNP के लिए अप्लाई कर देते हो। जब PNP अप्रूव हो जाती है तो PNP मिल जाती है आपको, जिसका प्रोसेस 30 to 90 डेज प्रोसेस है इसका। उसके बाद PNP मिल जाती है, तो PNP मिलने के बाद जो है आपको फेडरल PR आपने अप्लाई करनी होती है। सो यही प्रोसेस था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी, और बैचलर्स जिन्होंने करी है वो तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं इस प्रोग्राम के अंडर भी। तो आई थिंक विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, जैसे लास्ट वीडियो पसंद आई थी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, वीडियो
को लाइक करते हो, शेयर करते हो। तो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।